आप जानते हैं नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सीपी राधाकृष्णन अब से कुछ ही देर के बाद शपथ लेने जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीपी राधाकृष्णन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो ये तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए तमाम जो वीवीआईपीज पहुंच रहे हैं और आज की सुबह सीपी राधाकृष्णन जब अपने घर से बाहर निकले हैं उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने। कुछ वक्त पहले सीपी राधाकृष्णन निकल गए हैं पद और गोपनीयता की शपथ लेने के लिए, उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति भवन के लिए निकले हैं और तमाम माननीय वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि शपथ ग्रहण समारोह में कई राज्य और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत कर सकते हैं। अच्छा, ये तस्वीर देख लीजिए आप। शपथ ग्रहण से पहले उपराष्ट्रपति के तौर पर चयनित सीपी राधाकृष्णन पूजा अर्चना करते हुए, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, ये तस्वीरें भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। स्वयंसेवक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत सार्वजनिक जीवन में सीपी राधाकृष्णन ने की और ऐसे में स्वयंसेवक से देश के उपराष्ट्रपति तक एक लंबा सफर, और एक ऐसा सफर जो बिल्कुल बेदाग है, एक ऐसा सफर जिसमें छवि बेहद साफ सुथरी है। छवि एक ऐसी शख्सियत के तौर पर जो राजनीतिक दायरों से ऊपर उठकर अलग अलग राजनीतिक दलों में मित्र बनाता है, मृदुभाषी है और आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ के लिए निकल चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए सीपी राधाकृष्णन आज के अहम दिन के लिए तैयार। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ओडिशा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य और वहां के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं आज। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शपथ ग्रहण के फौरन बाद उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन राज्यसभा के सभी नेताओं के साथ दोपहर 12:30 बजे बैठक भी करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जितना मैं समझ पा रही हूं ये पार्टी दफ्तर की तस्वीरें हैं। चयनित होने के बाद पार्टी दफ्तर में जो बधाई दी गई है उसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पार्टी के अलग अलग नेता पहुंचकर सीपी राधाकृष्णन को जब बधाई दे रहे थे उस समय की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 9 सितंबर को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुन लिया गया। उन्हें विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले 452 वोट मिले और ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीधे राष्ट्रपति भवन की। ये तस्वीरें अब आने लगी हैं। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत बस होने ही वाली है। तमाम माननीय वहां पर पहुंचे हुए हैं और सीपी राधाकृष्णन को आप देख रहे हैं वो अपने स्थान पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीर देखिए आप, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज के शपथ ग्रहण समारोह में उनकी तस्वीर और उनकी मौजूदगी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ये देखिए आप किस तरीके से पक्ष विपक्ष, एनडीए, इंडिया गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए। और इस बीच जगदीप धनखड़ को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो आज के इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो लीजिए, वहां मौजूदगी नजर आ रही है। तमाम पूर्व उपराष्ट्रपति जिसमें हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू और उन्हीं के साथ में बिल्कुल वेंकैया नायडू की बराबर वाली सीट पर बैठे हुए आप देख रहे हैं जगदीप धनखड़ को भी, जिन्होंने अचानक से 21 जुलाई को जब इस्तीफा दिया था मॉनसून सत्र के पहले दिन, तो फिर सियासी उथल पुथल मची थी। बहुत तरीके के कयास लगे थे एनडीए से, उनकी नाराजगी को लेकर कई तरीके की चर्चाएं हुई थी। लेकिन आज ये मौजूदगी है और जब से इस्तीफा दिया है जगदीप धनखड़ ने उसके बाद से ये कहा जाएगा कि ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम जहां पर जगदीप धनखड़ नजर आ रहे हैं। अपने आप में ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं और जरा आशीष से ही जानते हैं। आशीष, शपथ ग्रहण कार्यक्रम तमाम माननीय वहां पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में मौजूदगी जगदीप धनखड़ की बहुत कुछ कहती है। आशीष जी हाँ, बिल्कुल, ये जगदीप धनखड़ की पहली अपीयरेंस है और बड़ा रिमार्केबल है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं
सामने दिख रहे हैं जगदीप धनखड़, जिनको लेकर के इतनी कंट्रोवर्सी हुई, यहाँ तक स्पेकुलेशन किया जा रहा था। और हमने देखा कि तमाम बड़े नेता इंक्लूडिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के तमाम दूसरे नेताओं ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करके ये सवाल खड़ा कर दिया था कि आखिरकार जगदीप धनखड़ है कहाँ, जिनसे कोई संपर्क भी फोन पर नहीं हो पा रहा है। इसकी शुरुआत की थी सबसे पहले कपिल सिब्बल ने यह सवाल उठा करके। आज वो सामने आए हैं और एक रोज पहले हमने देखा था कि किस तरह उन्होंने सीपी राधाकृष्णन की जीत पर पोस्ट करके उन्होंने जी बिल्कुल अपनी बात आप आगे रखिएगा। और देखिए, राष्ट्रपति भवन में औपचारिक तौर पर कार्यक्रम की शुरुआत बस अब होने ही वाली है। महामहिम माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे राष्ट्रपति वहां पहुंच रही है, नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और सभी एक एक कर जो वीवीआईपीज हैं वो प्रोटोकॉल के तहत यहां पर पहुंचते हैं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। और सीपी राधाकृष्णन को आप देख रहे हैं, उन्हें ही शपथ लेनी है और वो वहां पर आसीन नजर आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं और अब इस सभागार में बस राष्ट्रपति महोदया पहुंचेंगी और उसके बाद औपचारिक तौर पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये पहली पंक्ति में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ में आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की वहां पर मौजूदगी है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके जो प्रमुख हैं उनकी वहां पर मौजूदगी है। वहीं विपक्ष के तौर पर इंडिया गठबंधन के जो वरिष्ठ नेता हैं वो वहां पर मौजूद हैं और ये पूर्व उपराष्ट्रपति जो यहां पहली पंक्ति में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी की तरफ खिंच रहा है तो वो यकीनन जगदीप धनखड़ हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया और उसके बाद जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर जिस तरीके का एक सस्पेंस सा बना और जगदीप धनखड़ कहां हैं ये सवाल बार बार विपक्ष की तरफ से उठाया जाने लगा, उनको लेकर कई तरीके के कयास लगने लगे। उस सब पर मुझे लगता है आज इस्तीफे के बाद ये पहला पब्लिक अपीयरेंस सार्वजनिक मंच पर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं जगदीप धनखड़। और ऐसे में वो पूरा विवाद जो जगदीप धनखड़ कहां है, जगदीप धनखड़ गायब क्यों हो गए हैं, जगदीप धनखड़ कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं, जगदीप धनखड़ सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, ये तमाम सवाल जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे आशीष, इस पर अब लगेगा विराम। जो मैं आपसे कह रहा था, इसकी शुरुआत की थी इस सवाल को खड़ा करने की कपिल सिब्बल ने और उसके बाद कतार लग गई थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं की सवाल कर रहे थे कि जगदीप धनखड़ हैं कहाँ। कई तरह की चर्चाएं हो रही थी कि क्या उनको नज़रबंद कर दिया गया है, उनका घर खाली कराया गया, तो बड़ा बवाल मचा। राजनीतिक लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू किए कि आखिर उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है, उनको सेरेमनीस विदाई तक नहीं दी गई, उनके लिए कोई फेयरवेल स्पीचेस भी राज्यसभा में नहीं हुए। आज वो सार्वजनिक तस्वीर आई है जबकि वो सबके सामने पहली पंक्ति में बैठे हैं। देखिए, कंट्रोवर्सी को विराम लगेगा कि नहीं लगेगा, कम से कम उनकी पहली तस्वीर सामने आ गई है। जो तमाम प्रश्न उठाए जा रहे थे उसके बाद बहरहाल आज ओथ है सीपी राधाकृष्णन का। और महत्वपूर्ण ये भी कि सेहतमंद भी नजर आ रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में जब पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर जगदीप धनखड़ जो नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, वो उनका स्वास्थ्य ठीक लग रहा है और इसी वजह से देखिए इस कार्यक्रम में भी शिरकत करने के लिए वो पहुंचे हैं। और इस बीच ये तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। अब औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। आप देख रहे हैं राष्ट्रपति महोदया पहुंचती हुई इस सभागार में, जहां पर अब शपथ ग्रहण बस शुरू ही होने वाला है और तमाम माननीय जो हैं वो सब खड़े हो गए हैं सम्मान में। अब राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं इस सभागार में और इसी के साथ अब औपचारिक शुरुआत इस कार्यक्रम की होगी। आप देख रहे हैं कि सीपी राधाकृष्णन अलग से एक चेयर रखी हुई है और वो अलग से साइड में बैठे हुए हैं। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभागार में अब पहुंच गई हैं, मंच की ओर आगे बढ़ती हुई। और इस समय आप जानते हैं कि औपचारिक तौर पर कार्यक्रम की शुरुआत से पहले राष्ट्रगान वहां पर हो रहा है और अब राष्ट्रगान के बाद जो शपथ है पद और गोपनीयता की, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीपी राधाकृष्णन को दिलवाएंगी और सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद एक जानकारी आपको देती चलूं, एक दिलचस्प सी जानकारी है। सबसे ज्यादा देश को जो उपराष्ट्रपति मिले हैं वो राज्य हो जाएगा तमिलनाडु, चाहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, रामास्वामी वेंकट रमन हो और अब तीसरे सीपी राधाकृष्णन।
ये भी तमिलनाडु से आते हैं और अब तक 15 उपराष्ट्रपति, जिनमें सबसे ज्यादा 3 तमिलनाडु से ही आएंगे। तो राष्ट्रगान के साथ अब कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, यदि आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री सीपी राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आप देख रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति ने उन्हें शपथ दिला दी है। तो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन अब शपथ ले ली है और इसी के साथ देश के 15वें उपराष्ट्रपति। 16 साल की उम्र थी जब आरएसएस से जुड़े और तभी से सार्वजनिक जीवन में कदम रख दिया। 2 बार कोयंबटूर से सांसद रहे हैं, तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। राधाकृष्णन ने 1998, 1999 में कोयंबटूर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। दक्षिण के अंदर कमल खिलाने का काम एक नहीं 2 बार उस दौर में जब ये बीजेपी के लिए एक दूर की कौड़ी होता था, तब सपना साकार करके सीपी राधाकृष्णन ने ही दिखाया। इसके बाद तमिलनाडु भाजपा के वो अध्यक्ष भी रहे। इतना ही नहीं, आपको बता दें, बीजेपी के लिए दक्षिण में जमीन मजबूत करने के लिए 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा भी भाजपा के तमिलनाडु के अध्यक्ष रहते हुए सीपी राधाकृष्णन की तरफ से आयोजित की गई थी। इसमें नदियों को जोड़ने, आतंकवाद खत्म करने, समान नागरिक संहिता लागू करने, इस तरीके की तमाम बुनियादी मुद्दों के साथ जनता के बीच सीपी राधाकृष्णन पहुंचे थे। और सीपी राधाकृष्णन छवि एक ऐसे नेता की रही जो जमीन पर उतरकर लोगों के साथ जुड़कर पार्टी को सींचने का काम करता है। और आज वही सीपी राधाकृष्णन आप देख रहे हैं जो इससे पहले तक हाल में महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। कल ही उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है और अब आज देश के
15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। आशीष, देखिए, आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे लगता है यहाँ से थोड़ी सी चुनौती शुरू होती है। जिस तरह का डिवाइडेड पॉलिटिकल सिनेरियो स्पेक्ट्रम है, वैसे में मैंने देखा, आप इनका इतिहास देखें राजनीति का, तो इन्होंने कई बार फेडरलिज्म और सेंटर और स्टेट के बहुत हेल्दी और स्मूथ रिलेशंस को काफ़ी आर्ग्यूमेंट किया था। आप देखिए इन तस्वीरों में बहुत इंटरेस्टिंग, अगर मुझसे मिस हो गया हो, पार्डन माई इग्नोरेंस, राहुल गांधी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे मुझे इसमें तस्वीरों में नजर नहीं आ रहे। तो राजनीति अब यहाँ आ गई। मुझे अभी भी याद है रोमाना, 2004 में कॉमरेड सोमनाथ चैटर्जी जब लोकसभा के स्पीकर बने थे, इत्तफाकन उस दिन मैं उनका इंटरव्यू करने गया था और सुबह सुबह उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे प्रमोद महाजन का फोन आया और उन्होंने ये निर्णय किया, अटल जी ने कहा कि हम आपके खिलाफ कैंडिडेट नहीं देंगे। एक वो राजनीति थी, एक आज की राजनीति है कि जब शपथ हो रहा है तो विपक्ष की जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, दोनों ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं पहुंचे। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन के लिए मुझे लगता है चुनौती है कि वो रीच आउट कैसे करेंगे ऐसे समय पर, जब राज्यसभा में ये आरोप लगता है कि कई बिल्स को डेलिबरेटली मनी बिल्स में कन्वर्ट करके आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती, पास करा दिया जाता है, विपक्ष इस तरह के आरोप लगाता है, तो ये चुनौतीपूर्ण होगा उनके लिए। बड़ा दिलचस्प होगा उनका ये टेन्योर देखना। 15वें राष्ट्रपति बन गए, लेकिन मैं फिर दोहरा दूं कि तस्वीर में दोनों ही सदनों के लीडर ऑफ ऑपोजिशन नजर नहीं आ रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत सांकेतिक है कि विपक्ष उनके साथ किस तरह का रैपो बिल्ड करता है आगे या नहीं करता है। तो आपने ये बिल्कुल सही बात नोट की है और इसको आप दर्शकों की जानकारी में लेकर आए कि देखिए साहब, लोकसभा में जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, वो मौजूद नहीं है, वो अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं राज्यसभा में जो नेता विपक्ष हैं, वो यहां पर हाजिर नहीं है, उनकी भी गैर हाजिरी यहां पर लग गई है। और आशीष जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो हमारा पूरा का पूरा फिलहाल पॉलिटिकल सिस्टम है, वो जिस तरीके से बटा हुआ नजर आता है, ऐसे में ये विपक्ष के एक तरीके से तेवर जो इस गैर हाजिरी से आज के उपराष्ट्रपति पद की जब शपथ हो रही थी उस समय विपक्ष ने तो दिखा दिए हैं। लेकिन आशीष, एक और बात अगर आपने नोट की और मुझे लगता है ये भी दर्शकों के ध्यान में लेकर आना चाहिए कि यहां पर उपराष्ट्रपति पद की शपथ जब लेते हैं सीपी राधाकृष्णन, तो वो जो पूरा एक भाषा का विवाद चला, उससे अलग हटकर वो अंग्रेजी में अपनी शपथ आज लेते हैं। दक्षिण भारत से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, तमिलनाडु वाले बार बार केंद्र को, बीजेपी को ये कहकर घेर रहे थे, आप हिंदी थोपने की कोशिश कर रहे हैं, आप हिंदी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और सीपी राधाकृष्णन हिंदी में शपथ नहीं लेते, चाहते तो ले सकते थे। सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो अंग्रेजी में शपथ लेते हैं। ये भी एक तरीके से वो बीच का रास्ता निकालने में कितने माहिर हैं सीपी राधाकृष्णन, उसकी एक झलक उन्होंने दे दी अपने शपथ ग्रहण से। देखिए, बात तो आप बिल्कुल ठीक है। नहीं, विपक्ष चाहे तो इस पे भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं जब होम मिनिस्टर ने इसको लेकर के बयान दिया था अंग्रेजी और हिंदी को लेकर के, और हम सबको मालूम है कि कितना विवाद उसको लेकर के खड़ा हो गया था। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रांत से आते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तमिलनाडु से आते हैं, पूरे साउथ इंडिया को भी अब समझ में आना चाहिए कि हमारे यहाँ से निकल करके एक नेता इस पद तक पहुँचा है। और ऐसे वक्त पर जब बीजेपी चाह रही है कि दक्षिण में वो फुटहोल्ड अपना ढूंढे, इसमें इंग्लिश और हिंदी का विवाद ढूंढना मेरे ख्याल है ठीक नहीं होगा। अपने बुद्धि विवेक पर उन्होंने ये फैसला किया और इंग्लिश में ओथ लिया है, जो कि संवैधानिक तौर पर अलाउड है, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। इस वजह से सभी गणमान्य जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी प्रेजेंस में उन्होंने इंग्लिश में शपथ लेना ठीक समझा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि संविधान इसकी पूरी इजाज़त देता है, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। लेकिन ऐसे समय पर निश्चित तौर पर आपने बहुत सही चीज़ को रेखांकित किया है कि जब इस बात को लेकर के तमाम तौर पर राजनीतिक विवाद बनाने की कोशिश की जाती है, तब उसी पार्टी से निकले हुए नेता जो कि उपराष्ट्रपति पद का, देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने अंग्रेजी में शपथ लेने का निर्णय किया है। लेकिन इट इज़ अ लार्जर मैसेज टू दी सदर्न इंडिया। मुझे लगता है कि दक्षिण में सभी लोगों को ये समझ में आए कि हमारा व्यक्ति निकल करके हमारे बीच का एक नेता इतने बड़े उच्च संवैधानिक पद पर पहुंचा है। शायद यही वजह रही होगी कि उन्होंने अंग्रेजी में शपथ लेने का निर्णय किया। रोमाना, और कोई जानकारी औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई है क्या? आखिरकार क्यों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बड़े चेहरे जिनकी मौजूदगी होनी चाहिए थी वो गैर हाजिर हैं? देखिए, ये तो एक राजनीतिक लड़ाई। अभी तक मैंने प्रयास किया है लोगों से संपर्क करने का कि आखिर क्यों नहीं पहुंचे दोनों। जवाब तो अभी तक औपचारिक तौर पर नहीं आया, बट मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो अभी हाल फिलहाल जब तक ये चुनाव चलता रहा है, आपने इनके खिलाफ कैंडिडेट क्यों खड़ा किया, जिस तरह से आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे कि राजनीतिक लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है, हम वॉक ओवर नहीं दे सकते हैं, मुझे लगता है कि इसी बात की वजह से, वरना देखिए राहुल गांधी निश्चित तौर पर आपने बताया कि
वो बाहर दौरे पर, उनका कार्यक्रम लगा हुआ है, लेकिन कार्यक्रम को थोड़ा पोस्टपोन भी किया जा सकता था। इन ऑल फेयरनेस ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर दोनों लोग चाहते तो इसको अटेंड कर सकते थे। दिस इज बाय इंटेंट, ये सोच करके, विचार करके ही अवॉइड किया गया मुझे लगता है। और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक डिफरेंस, देखिए जिस व्यक्ति पर वो लगातार आरोप लगाते रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता को कल मैं सुन रहा था, वो ये आरोप लगा रहे थे कि ये ठीक है बीजेपी के कैंडिडेट नहीं है या एनडीए के कैंडिडेट नहीं है, आरएसएस के कैंडिडेट है। तो जब आप लड़ाई ही सीधे आरएसएस बनाम कांग्रेस कर रहे हैं, ऐसे में मुझे लगता है जानबूझ करके राजनीतिक मैसेज देने के लिए दोनों लीडर ऑफ ऑपोजिशंस ने इस समारोह को छोड़ा है। वजह चाहे इसकी जो भी बताई जाए, हालांकि मुझे लगता है कि संवैधानिक तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को अगर हम ध्यान रखते, मापदंडों को ध्यान में रखते, उन दोनों की यहाँ प्रेजेंस जरूरी थी। अगर होते तो बेहतर होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे भी अब तो बात संवैधानिक पद पर पहुंच गई है ना, और ऐसे में अब तो संवैधानिक पद की शपथ ले ली है सीपी राधाकृष्णन ने और बन गए हैं देश के 15वें उपराष्ट्रपति। आज की एक बड़ी रोचक और चौंकाने वाली खबर है, सियासी खबर है, आप जरा देखिए। दरअसल ये खबर आई उत्तर प्रदेश से। अभी मैं और आशीष बात कर रहे थे कि राहुल गांधी जो हैं वो शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे उपराष्ट्रपति के, तो मैंने आपको जानकारी दी कि राहुल गांधी जो हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में हैं। यहीं उत्तर प्रदेश रायबरेली से ये खबर निकल कर आई है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश सिंह, इन दोनों के बीच बहस हुई है, जमकर बहस हुई है, गर्मा गर्म बहस हुई है। सुनिए जरा, पहले ये बहस सुनिए। आपको कहना कि आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक नाउ। यस, अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके एयर को एड्रेस करूंगा। गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं नहीं आप एयर को एड्रेस आपके टेरेस में नहीं मान लूंगा। नहीं लिखा था तो मुझे पढ़ा दो ना, मैं लिख के बैठा हूं, पढ़ा दो। आप मीटिंग की प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं कर सकते। नहीं, मैं बिना नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। अरे भाई परिधि के बाहर कोई जाए तो आपको कहना कि आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक नाउ। यस, अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके एयर को एड्रेस करूंगा। गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं नहीं आप एयर को एड्रेस आपके टेरेस में नहीं मान लूंगा। तो ये आपने बहस सुनी अपने संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी की मौजूदगी और वहीं पर दिनेश प्रताप सिंह से, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, राहुल गांधी की इस बैठक के अंदर ये तीखी नोकझोंक कह सकते हैं आप, बहस कह सकते हैं आप। अब मैं आपको बताती हूं ये पूरा वाकया क्या है, इस पूरे मामले का बैकग्राउंड क्या है, अब जरा ये जान लीजिए आप। दरअसल बीते दिन राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर, इस दौरान जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक, और इसी बैठक में ये सभी नेता हिस्सा ले रहे थे। राहुल गांधी इस समिति के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं वो रायबरेली के, और ऐसे में इस समिति की अध्यक्षता सांसद राहुल गांधी की। बैठक में राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच बहस शुरू हो गई, क्योंकि दिनेश सिंह सांसद निधि के कार्यों को लेकर सवाल उठा रहे थे। तो राहुल गांधी ने कहा कि वो समिति के अध्यक्ष हैं, इसीलिए उनसे पूछकर चर्चा होनी चाहिए। दिनेश सिंह ने कहा लोकसभा में आप अध्यक्ष का कहना मानते नहीं हैं, तो मैं यहां कहना मानने के लिए आपका बाध्य तो नहीं हूं, मुझे कुछ गलत लगेगा मैं तो बोलूंगा। इसी बयान को लेकर राहुल गांधी दिनेश सिंह में ये तीखी बहस हुई है। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि आप जबरदस्ती की बात कर रहे हो, काम में बाधा डालने की बात कर रहे हो, लेकिन दिनेश सिंह जो हैं वो रुके नहीं। एक बार फिर से मैं आपको सुना देती हूं कैसे दोनों के बीच ये बहस हुई है, सुनाइए जरा। तो आपको कहना कि आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक नाउ। यस, अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके एयर को एड्रेस करूंगा। गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं नहीं आप एयर को एड्रेस आपके टेरेस में नहीं मान लूंगा। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, बड़ी दिलचस्प हैं ये तस्वीरें, और देखिए ये खबर इस रूप में राष्ट्रीय चैनल पर देश के सामने आती भी नहीं अगर दिनेश सिंह और राहुल गांधी के बीच ये गर्मा गर्म बहस ना होती तो। कुल मिलाकर दिनेश प्रताप सिंह इस मीटिंग के अंदर सवाल उठाकर सुर्खियां बटोर ले गए। विवेक, देखिए दिनेश प्रताप सिंह पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में हैं। पहले दिन जब राहुल गांधी आ रहे थे उस दौरान राहुल गांधी के विरुद्ध प्रदर्शन की वो तस्वीरें, उसके बाद पुलिस के रवैये को लेकर के उनका प्रदेश अध्यक्ष को पत्र,
और उसके बाद कल दिशा की बैठक का ये वीडियो, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिससे दिनेश प्रताप सिंह लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें ये जो विवाद है ये कल दिशा की बैठक के दौरान का हुआ। दिशा की वो बैठक जहाँ पे रायबरेली के जिले के विकास की योजनाओं और प्रगति के विषय पर जो चर्चा है वो हो रही थी। इनमें कुल 38 ऐसे विभाग हैं जिनकी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की जो समीक्षा है वो हो रही थी। इसी दौरान राहुल गांधी ने कुछ सवाल उठाए जिसमें मुख्य रूप से जो सवाल थे वो विकास का जो धीमा हो रहा है कार्य, सांसद निधि से जुड़े जो काम हैं उनमें पारदर्शिता की कमी जैसे जो तमाम विषय हैं उनके सवाल उठाए। इसी बीच जब सवाल जवाब का दौर चला था तब दिनेश प्रताप सिंह ने उसमें जब जवाब दिया कि आप राहुल गांधी जब आप स्पीकर का कहना नहीं मानते हैं तो यहाँ पर आप अध्यक्ष, हम आपका कहना क्यों माने। इस तमाम चीज को लेकर के जो विवाद है वो बढ़ता गया और उसी बीच में ये तीखी झड़प जो है वो देखने को मिली। हालांकि अब इसका वीडियो जब सार्वजनिक हो गया है तो एक बार वापस से इसको लेकर के जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो गई हैं। हालांकि आपको बताऊं कि कल एक और यही दिशा की बैठक में एक और विवाद हुआ। जो मनोज सिंह जो ऊंचाहार से विधायक है वो जब इस दिशा की बैठक में पहुंचे तब उन्होंने जो है वहां पर जिस तरीके से पिछले दिनों बिहार में पीएम मोदी की मां को लेकर के जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसमें निंदा प्रस्ताव पेश करने की उन्होंने बात कही। जब वो नहीं पेश हुआ उसके बाद वो पूरी बैठक छोड़ करके निकल गए। तो ये पूरा का पूरा जो दौरा रहा राहुल गांधी का, ये तमाम जो राजनीतिक दल है, रायबरेली के जो राजनेता हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से राहुल गांधी का विरोध करने की कोशिश जो है वो करी है। और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और एक और चीज इसमें हुई जिसमें दिनेश प्रताप सिंह की जो कुर्सी की तस्वीरें हैं वो थोड़ी ऊंची दिखी, जिसमें दिनेश प्रताप सिंह को ये कहा गया कि दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी अध्यक्ष हैं वहां के दिशा की बैठक के और उनकी कुर्सी थोड़ी नीचे, दिनेश प्रताप सिंह की कुर्सी ऊपर है। इस पर भी अलग अलग तरीके की जो टिप्पणियां हैं वो की गई। हालांकि दिनेश प्रताप सिंह ने बाद में कहा कि उनकी कुर्सी भले ही ऊंची लग रही क्योंकि वो थोड़े लंबे हैं और वो तन के बैठे हैं इसलिए उनकी कुर्सी ऊंची लग रही। तो ये अलग अलग चीजें कल जो है दिशा की बैठक से देखने को मिली और अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो तमाम जो चर्चाएं हैं, जो कयास हैं, देखिए मैं लंबाई को लेकर तो दिनेश प्रताप सिंह की कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि कुर्सी का जो बैक है वो राहुल गांधी के कंपैरिजन में तो दिनेश प्रताप सिंह की वाकई में कुर्सी की ऊंचाई ज्यादा लग रही है। इस वजह से दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के मुकाबले वहां पर ज्यादा उनकी डोमिनेंट प्रोमिनेंस नजर आ रही है। मैं जरा रुक करूंगी। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जुड़ गए। सुरेंद्र राजपूत जी, ये अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे थे और यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी को विरोध का भी सामना करना पड़ा बीजेपी नेताओं की तरफ से, और ये तो दिशा की बैठक चल रही थी उसमें दिनेश प्रताप सिंह ने जो तीखी बहस राहुल गांधी से की है, क्या माना जाए ये अपने ही घर या गढ़ जो कहा जाता है रायबरेली, अमेठी कांग्रेस पार्टी का, उसी में घेरने की एक बीजेपी की रणनीति है क्या? रोमाना कबीर का दोहा था कि कबरा ते नरते मुहे ते सही इतराए और पैदल से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। दिनेश प्रताप सिंह जी या पूरी भारतीय जनता पार्टी पैदल से वजीर बन के टेढ़े टेढ़े जा रहे हैं और ये टेढ़े टेढ़े सूरज की तरफ मुंह करके थूकने से थूक आपके मुंह पर ही गिरता है। राहुल गांधी जी जिले के विकास के लिए जा रहे हैं। जिले के विकास में दिनेश प्रताप सिंह के एरिया का भी विकास है और वहां पर वो तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, जनता सब देख रही है। राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को तो जब अंग्रेज नहीं घेर पाए तो ये लोग क्या घेरेंगे। रायबरेली हमारा परिवार है और हम अपने परिवार के विकास के लिए सतत काम करते रहेंगे। ये लोग जो भी तुच्छ राजनीति करना चाहें करें। ये वही दिनेश प्रताप सिंह हैं जो परसों राहुल गांधी जी के विरोध में खड़े थे, वही दिनेश प्रताप सिंह जी हैं जो कल राहुल गांधी जी का स्वागत कर रहे थे, ये वही दिनेश प्रताप सिंह हैं। लेकिन मैं सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बात यहाँ पर दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से इस बैठक में कही गई कि साहब आप सदन के अंदर वहां जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनकी नहीं सुनते हैं तो हम आपकी क्यों सुने, ये ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को आईना दिखाएंगे? अब संसद में अगर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बीजेपी की मुश्किल बढ़ाएगी तो फिर अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस को आईना दिखाने का काम हम करेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि ये मुसीबत खुद ही कांग्रेस वालों ने मोल ली है? दिनेश प्रताप सिंह जी मनोज पांडे को आईना दिखा ले। अच्छा। दिनेश प्रताप सिंह की खुद कुर्सी खतरे में है। इस योगी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, योगी जी बात नहीं सुन रहे हैं। मनोज पांडे मंत्री बनने के लिए बैठा हुआ है। मनोज पांडे दिनेश प्रताप सिंह के कार्यक्रम में नहीं आ रहा है। दिनेश
मनोज पांडे के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी आपस में ही लड़कर के मरी जा रही है। कांग्रेस को इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कांग्रेस देश के लिए काम करती है, समाज के लिए काम करती है, रायबरेली के लिए काम। ठीक है सुरेंद्र भाई, जरा सा मैं आपको रोकूंगी। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता मनीष शुक्ला भी मौजूद हैं। मनीष जी, तो क्या माना जाए जो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब ये तो दरअसल बीजेपी के नेताओं में यहाँ रायबरेली अमेठी में आपस में ही समन्वय नहीं है और आपस में एक दूसरे के खिलाफ ये पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं, इसीलिए क्या गांधी परिवार को जो जितना ज्यादा घेरेगा उसकी बीजेपी में उतनी ज्यादा हैसियत बढ़ेगी, दबदबा बढ़ेगा, इसी के तहत ये गांधी परिवार की घेराबंदी हो रही है क्या? मनीष जी। नहीं, देखिए अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में जब पोलिंग करने राहुल गांधी जा रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज तब से गड़बड़ाई हुई है। पकड़ के लाया गया कि एग्जिट मत हो जाइए और देखे जाइए। तो मानसिक अवस्था उनकी ऐसी नहीं है कि इस तरह की बैठक को कर सके। कल भी जो दिशा की बैठक हो रही थी, तो जिले के विकास से संबंधित बातें होती हैं। नेता विपक्ष की मानसिक हालत को लेकर आप इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, मतलब ये जिम्मेदारी वाली बात आप कह रहे हैं क्या? मतलब मैं सिर्फ टोक रही हूँ सर, आपकी मर्जी है, आप दोबारा दोहरा दीजिए अपनी बात। वीडियो आपने देखा था? नहीं सर, मैं मानसिक स्थिति के बारे में, मानसिक हालत के बारे में सर, मैं तो मेरी तो सर इतनी हैसियत नहीं है कि मैं किसी की मानसिक स्थिति को लेकर यहाँ पर कमेंट कर दूं, वो भी देश के नेता विपक्ष की लोकतंत्र के अंदर। मैं तो नहीं कर सकती हूँ सर ऐसा। आप सुन तो दीजिए। जी मैं तो कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से ही कह रहा हूँ जी। मैं प्रवक्ता हूँ, आपने मुझे आमंत्रित किया है। खड़गे जी और सोनिया जी पकड़ के किसी तरीके से ले गए, नहीं तो एग्जिट हुए जा रहे थे। तो सबने देखा है, देश ने देखा है वीडियो। कोई भारतीय जनता पार्टी का थोड़ी कैमरा था जो दिखा रहा था। तो कल दिशा की बैठक जो विकास कार्यों के लिए होती है, वहाँ राहुल गांधी जी चाहते थे कि वो कांग्रेस की बैठक में जैसे वो बोलते हैं, चाहे जो बोले, तमाम अवसर आए। मैं फिर कहूंगा तो फिर अभी आप पूछने लगेंगे कि ये जिम्मेदारी से बोल रहे। तमाम ऐसे अवसर आते हैं कि वो इधर उधर की बातें करते हैं। सर वो तो विकास जितना हम सुन पा रहे हैं सर, जितना हम सुन पा रहे हैं। मैंने ये सवाल क्यों पूछा मनीष जी, मैंने ये सवाल क्यों पूछा? मैं ये आपसे पूछ रही हूँ सर, आपने मेरे साथ में आपसे ही पूछ रही हूँ सर। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कांग्रेस की बैठक नहीं थी सर, दिशा की बैठक थी। और राहुल गांधी जो है वो विकास कार्य धीमे क्यों मेरे संसदीय क्षेत्र में, वो ये जानना चाह रहे थे। और ऐसे में इसका जवाब उन्हें मिले उससे पहले ही सर बार बार दिनेश प्रताप सिंह बीच में बोल रहे थे, जैसे आपको लग रहा है मैं बीच में बोल रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही सर। जनप्रतिनिधि है वहाँ, और जितना अधिकार राहुल गांधी के बोलने का है उतना दिनेश प्रताप सिंह जी को है, किसी विधायक को भी है, विधायक वहाँ बैठे हैं। तो ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक नहीं कि राहुल गांधी जी ने बोल दिया और पत्थर की लकीर हो गई। एक्चुअली ये जो मानसिकता है अंग्रेजों के समय की पार्टी की कि हम जो बोल दें वही अंतिम सत्य, तो ये तो दिशा की बैठक में इनको सबको सुनना पड़ेगा। सब विकास के लिए लोग चिंतित हैं, साल भर में 1 या 2 बार आते हैं और विकास के लिए बड़ी चिंतित हैं। ये तो चिंता लोग देख रहे हैं, इनकी चिंता। अरे कितने वर्षों से रायबरेली कांग्रेस सर बीजेपी ने तय कर लिया है, बीजेपी ने तय कर लिया सर, अब कांग्रेस पार्टी को इसी अंदाज में और राहुल गांधी को ऐसे ही घेरा जाएगा सर। देखिए मैडम, वो पार्टी की बैठक नहीं होती, आप जान लीजिए। जैसे वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक नहीं है, वैसे वो भारतीय जनता पार्टी की बैठक नहीं है। वो वहाँ जनप्रतिनिधि होते हैं जो विकास को लेकर तमाम जो अच्छाई है, खराबी है, तेज करना है, कम करना है, उस पर डिबेट होती है। और राहुल गांधी को ये बात सुनना चाहिए। वो वर्किंग कमेटी की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो उस मानसिक अवस्था से उनको बाहर आना पड़ेगा। जो मैं कहना चाहता था आपको कि इस मानसिक अवस्था से बैठेंगे कि कांग्रेस की बैठक है, सब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद करने लगेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जनप्रतिनिधि सबका अधिकार बराबर, चाहे सांसद, चाहे विधायक, चाहे मिनिस्टर। अब बात करेंगे पड़ोसी देश नेपाल की, जहां तख्ता पलट हुआ, 4 दिन बीत चुके और अभी भी ये तय नहीं हो पाया कि नेपाल की अंतरिम सरकार का मुखिया कौन होगा और सरकार का स्वरूप क्या होगा। हालांकि सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी है, लेकिन अभी भी अंतिम मोहर लगना बाकी है, क्योंकि सेना ने अब तक किसी नाम पर सहमति नहीं दी है। और ऐसे में जेन जी करीब 10 अलग अलग गुटों में बटा हुआ नजर आ रहा है। सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। कुछ गुटों का आरोप है सेना ने बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन हेडक्वार्टर के भीतर नहीं जाने दिया। कल काठमांडू में आर्मी हेडक्वार्टर पर नेपाली सेना और जेन जी प्रदर्शनकारियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत होनी थी। इसी में अंतरिम सरकार के मुखिया का नाम तय होना था।
एक के बाद एक जेन जी ग्रुप्स आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचने लगे और तभी इनमें से कुछ गुटों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते मारपीट की नौबत आ गई। प्रदर्शनकारी एक दूसरे पर टूट पड़े। तो देखिए किस तरीके से अभी भी वो स्थिति असमंजस वाली नेपाल में बनी हुई है। क्या होगा नेपाल की सियासत में? सत्ता नेपाल की किसके हाथ में जाएगी? कमान कौन संभालेगा? तमाम सवाल हैं, जवाब मिल नहीं पा रहे हैं। अभी नेपाल में जेन जी का आंदोलन शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। ये प्रदर्शनकारी सत्ता में सेना के हस्तक्षेप को बंद करो ये मांग कर रहे हैं। नारे लग रहे हैं वहां पर, विदेशी ताकतों से होशियार, हमारा संविधान हमारी शान, इस तरीके के नारे अब गूंज रहे हैं नेपाल की फिजाओं में। दरअसल जेन जी ने मांग की है नेपाल का संविधान फिर से लिखा जाए, जिसके बाद ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है, नारे लगाए हैं संविधान की शान में, संविधान की रक्षा के लिए कि संविधान वो बदलने नहीं देंगे। काठमांडू से आंदोलनकारी युवा कह रहे हैं उन्होंने देश बनाने के लिए आंदोलन किया, लेकिन अब यहां नेता बनाने के नाम पर राजनीति हो रही है। ये जेन जी का दर्द है जो सामने आ रहा है। सोच्छु सबैजना पोलिटिक्स खेल्छ, के हो यो पोलिटिक्स भने यार? पोलिटिक्स भनेर देश बनाउने होइन र भने यार, के आफ्नो स्वार्थ गर्न पोलिटिक्स खेल्ने हो र? यस्तो पनि पोलिटिक्स हुन्छ? ठोक्छु यार म यस्तो पोलिटिक्स भनेर सोच्छु। अब ये सब उस सेना मुख्यालय के सामने हुआ जिसके हाथ में अभी नेपाल का कंट्रोल है। बदलाव के 24 घंटे बाद उन लोगों की आंखों में आंसू है जिन्होंने अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपने देश को झुलसा दिया, आग में जला दिया, सब कुछ राख बना दिया। जेनजी आंदोलन को लीड करने वाले सुडान गुरुंग मौजूदा स्थिति देखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हो गए। सोच्छु सबैजना पोलिटिक्स खेल्छ, के हो यो पोलिटिक्स भने यार? पोलिटिक्स भनेर देश बनाउने होइन र भने यार, के आफ्नो स्वार्थ गर्न पोलिटिक्स खेल्ने हो र? यस्तो पनि पोलिटिक्स हुन्छ? ठोक्छु यार म यस्तो पोलिटिक्सलाई त यार। कस्तो खालको पोलिटिक्स हो यार यो? म त बुझ्नै सक्दिनँ कसम भने। नेपाल की इमारतें तीसरे दिन भी जल रही हैं। मशहूर हिल्टन होटल में आज भी आग सुलग रही है और अंदर ही अंदर सुलग रही है नेपाल की सियासत भी। सत्ता के सिंहासन पर 6 महीने तक कौन बैठेगा कोई तय नहीं कर पा रहा है। कल रात को पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम अंतरिम सरकार की मुखिया के लिए सामने आया था, लेकिन आज उनका नाम पीछे हो गया। दिन भर नेपाल के लाइटमैन के नाम से मशहूर गुलमान घिसिंग के नाम की चर्चा हुई। शाम होते होते उनका नाम भी रेस से आउट हो गया। वैसे सुशीला कार्की के नाम पर ज्यादातर लोग राजी हैं, लेकिन एक खास गुट के विरोध की वजह से मामला फंसा हुआ है। फैसले में देरी हो रही है। अब खबर है कि अगले कुछ दिनों तक नेपाल में राष्ट्रपति शासन ही रहेगा। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे सीधे काठमांडू। हमारे साथ हुए जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा जगविंदर से ही जानते हैं। जगविंदर, अभी तस्वीर क्या बन रही है? कुछ सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, कोई चेहरा उभरता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल में आगे सियासी तौर पर क्या होने जा रहा है जगविंदर? देखिए, सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बन गई है और कल जेएनजी ग्रुप ने जो उसका विरोध किया था वो 2 धड़ों में बंट गया था, क्योंकि सुशीला कार्की के बारे में कहा यह जाता है कि उनकी ईमानदार छवि रही है। 2016 में शेर बहादुर जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इसीलिए सुशीला कार्की को मुख्य न्यायाधीश के पद से हटा दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर बोलती हैं। और ये मेरे ख्याल नेपाल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सुशीला कार्की, जो कि BHU की पढ़ी हुई है, पॉलिटिकल साइंस में MA किया हुआ है, उनको पहली मुख्य न्यायाधीश बनने का नेपाल का मौका मिला था सुप्रीम कोर्ट की। और दूसरी बात, आज वो पहली महिला प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। इस बात पर सहमति इसलिए भी मानी गई और इसलिए भी ये जरूरी हुआ सेना के दखल के कारण, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी लागू नहीं करना चाहता था, मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहता था, आर्मी रूल नहीं करना चाहता। और दूसरा नाम जो बालन शाह, जो कि युवा ब्रिगेड के नेता थे, बालन शाह खुद पीछे सरक गए, क्योंकि बालन शाह की उम्र जो है रोमाना, वो सियासी तौर पर बड़ी सोची समझी साजिश के तहत चलते हैं।
उनको लगा कि अभी जो हालात हैं, अगर मैं इन परिस्थितियों में पीएम बन जाता हूं तो अंतरिम सरकार का पीएम बनके बहुत लंबी गेम नहीं चलेगी। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि उनको लंबी राजनीति करनी है, इसलिए जब एक बार स्टेबल हो जाएगा नेपाल तो वो फिर अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखेंगे, ना कि इन हालात में जिनमें अब कोई भी एक उस बस का ड्राइवर नहीं बनना चाहता जिस पर कि ब्रेक नहीं है। लेकिन सुशीला कार्की इस पर सहमत हुई हैं। जाहिर सी बात है कि वो लोगों का उनकी छवि में उनका जिस तरह का कामकाज रहा है न्यायाधीश के तौर पर, उसमें यकीन था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल उन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जरूर कहा जा सकता है, लेकिन बाकी कैंडिडेट जिस तरह से पीछे हट रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति संसद को भंग नहीं करना चाहते हैं, चुनाव अभी हो नहीं सकता, राष्ट्रपति ने इस्तीफा नहीं दिया है, तो इसीलिए नहीं दिया ना कि वो पीएम को वोट दिलवाएंगे। तो कुल मिलाकर सुशीला कार्की फ्रंट रनर है, क्योंकि बाकी सब पीछे रह गए हैं। और जेएनजी दोफाड़ जरूर हुआ उनके नाम को लेकर, लेकिन अब भी एक बड़ा ग्रुप ये कह रहा है कि बाकियों की बजाय सुशीला कार्की ठीक है, क्योंकि बालन शाह खुद आगे नहीं आ रहे हैं इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री बनने के लिए। जगविंदर, और ऐसे में अब सवाल एक महत्वपूर्ण ये भी, जिस तरीके से ओली के पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम देख रहे हैं, अब वो भी सड़क पर उतर रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं विदेशी ताकतों से होशियार, हमारा संविधान हमारे देश की शान। तो मतलब वो पार्टियां जो अभी तक जेनजी के निशाने पर थीं, अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वो भी फिर से अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही हैं नेपाल के लोगों के बीच सड़क पर उतरकर। जगविंदर पटियाल, देखिए, उनको अपनी राजनीति करनी है ना, वो राजनीति से इस घटना के बाद संन्यास नहीं ले सकते, तो उनको किसी न किसी दिन तो सड़क पर उतरना पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, जो विपक्षी दल जिनके ऊपर किसी भी युवा ब्रिगेड ने हमला नहीं किया, जिनको टारगेट नहीं किया, उनके आगे वापसी करने का मौका है। लोगों को ये लगता है कि अगर अब हम वापसी करेंगे तो ये माना जाएगा कि इन लोगों में यकीन है, चाहे वो जेएनजी ग्रुप हो, चाहे बाकी युवा ब्रिगेड हो, इनको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। इसलिए उनके भी अपनी पार्टी में बड़े बनने के चांस है ना। जब बड़े बड़ों पर आफत आई है तो उसके बाद जिन लोगों पर आफत नहीं आई है वो सड़कों पर आएंगे, लोगों का जन समर्थन जुटाएंगे, यही तो राजनीति है। और वो अपनी पार्टी में बड़े बन जाएंगे कि जब आंदोलन हुआ था, जब प्रदर्शन हुआ था, जब इतनी हिंसा हुई थी, तब ये लोग थे जिन्होंने 2 दिन बाद ही सड़कों पर उतरकर अपनी पार्टी की लाज बचाई थी। तो इसलिए उनके पॉलिटिकल भविष्य में उनका जो कद बढ़ेगा, इन तमाम समीकरणों को देखते हुए कोई भी पॉलिटिकल आदमी ये मौका चूकता नहीं है। बहुत शुक्रिया जगविंदर पटियाल इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। नेपाल में ये जो हिंसा हुई है ना, इसका असर भारत पर भी दिखा है। नेपाल में हुई हिंसा में जिन लोगों की मौत हुई है उसमें गाजियाबाद की राजेश गोला भी शामिल, जो अपने पति के साथ काठमांडू घूमने गई थी और जिस होटल में ये परिवार ठहरा हुआ था, उस होटल को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया था। 6 सितंबर को गाजियाबाद के रामवीर अपनी पत्नी के साथ नेपाल घूमने गए थे। उन्हें और उनके परिवार को इस बात की जरा भी आशंका नहीं थी कि नेपाल काठमांडू में हिंसा जैसा कोई बवाल होगा। दोनों 6 महीने पहले से जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन 8 सितंबर की रात जिस होटल में ठहरे उसमें प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। जान बचाने के लिए बिल्डिंग से दोनों कूदे, जिसमें रामवीर की पत्नी गोला घायल हो गई। 2 दिन बाद गाजियाबाद में बेटे के पास फोन आया कि इलाज के दौरान उनकी मां की मौत हो गई है, जिसके बाद पूरे घर में मातम पसरा है।